What happens there also could have an impact on the entire world. The US Federal Reserve has announced another interest hike. Investors' concerns that the global economy could fall into recession as the Fed and other central banks raise interest rates in an effort to stop inflation. Russia's gas cuts will hurt businesses. European economies could plunge into recession. It will naturally have an impact on our macroeconomic fundamentals as well as it is having on other countries. World economy is speeding towards a cliff edge. Stocks are down, inflation is up, and investors are moody. Everyone is wondering the same thing. Are we heading into a recession? Welcome to Loud and Clear. 2022 दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा वर्ष रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध ने रूस और यूरोप दोनों को मंदी में डाल दिया है। चीन पहले से ही कोविड और रियल एस्टेट की मार झेल रहा है। भारत में रुपया अपने निचले स्तर के रिकॉर्ड बना रहा है। दुनिया भर की प्रमुख मुद्राओं का भी ऐसा ही हाल है। उस पर अब खबरें आ रही हैं कि अमेरिका भी मंदी की ओर बढ़ रहा है और इस कारण पूरी दुनिया के बाजारों में निराशा छाने लगी है। किंतु ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में मंदी आती है तो भारत सहित दुनिया भर की इकोनॉमी पर इसका प्रभाव पड़ेगा, खासकर तब जब अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। तो आइए आज समझने की कोशिश करते हैं क्यों हर कोई ये कह रहा है कि अमेरिका रिसेशन की ओर बढ़ रहा है और यह भारत की इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करेगा। टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखें तो मंदी आ गई अमेरिका में। हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नई बात कर रहे हैं, सरप्राइज था। बट बाजार अमेरिका में रिसेशन के प्रभाव को समझने के लिए हमें सबसे पहले रिसेशन या मंदी की परिभाषा को समझना होगा। और मजेदार बात यह है कि मंदी की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। रिसेशन इज सिंपली अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। मंदी केवल एक व्यक्ति परक अवधारणा है और वास्तव में विभिन्न निकायों के विभिन्न मापदंडों द्वारा निर्धारित की जाती है। किंतु इसकी दो सबसे प्रचलित परिभाषाएं हैं। पहली तकनीकी परिभाषा, जिसके अनुसार मंदी तब होती है जब किसी देश की जीडीपी लगातार 2 तिमाहियों में घटती रहती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पिछली 2 तिमाहियों में नेगेटिव 0.6% और नेगेटिव 1.6% तक सिकुड़ गई है। तकनीकी रूप से अमेरिका पहले से ही मंदी में है और यदि आपको याद हो, कोविड के दौरान भी ऐसा ही था। दूसरी परिभाषा वास्तव में राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो द्वारा परिभाषित की गई है, जो कई मापदंडों के आधार पर मंदी का निर्धारण करती है, जैसे घरेलू रोजगार, व्यक्तिगत आय, खपत, व्यय, औद्योगिक उत्पादन आदि। और इसी तरह विभिन्न निकायों के अनुसार मंदी की कई परिभाषाएं हैं। लेकिन मजेदार तथ्य यह है कि मंदी कब और कितनी खराब होने वाली है, यह निर्धारित करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, क्योंकि यह इतने अनगिनत कारणों पर निर्भर करता है कि पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि हम मंदी का अनुमान कैसे लगाते हैं और अपने निवेश की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं। मंदी का पता लगाने के कई तरीकों में से एक तरीका है जिसके द्वारा अर्थशास्त्री मंदी की भविष्यवाणी कर सकते हैं। शोध के अनुसार वास्तव में यदि हमने इस एक ग्राफ को ठीक से देखा होता तो हम पिछले 50 वर्षों में आए सभी प्रमुख मंदी के काल की भविष्यवाणी कर सकते थे। जिस ग्राफ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे यील्ड कर्व कहा जाता है, जो कि बॉन्ड यील्ड दरों के ग्राफ के अलावा और कुछ नहीं है। Yield curve has been kind of an overhang. Inverted yield curve. Yikes. Inverted yield curves can often, but not always, predict a recession. Yield curve inversion which has taken place in the past and how that has been a precursor to a recession. It's not a precondition for a recession, but it's a sign. Now look at those red bars. Those are recessions. The yield curve is the chart. Look at the fact that it dips before every recession. यदि आप बॉन्ड के बारे में नहीं जानते हैं तो प्रस्तुत है एक बहुत ही सरल व्याख्या। बॉन्ड और कुछ नहीं बल्कि सरकार को दिया गया कर्ज होता है। अगर भारत सरकार 100 करोड़ का पुल बनाना चाहती है तो वर्ल्ड बैंक के पास जाने के बजाय सरकार यह 100 करोड़ रुपए भारत के लोगों से उधार ले सकती है। स्पष्ट है, एक व्यक्ति सरकार को 100 करोड़ रुपए नहीं दे सकता है, इसलिए सरकार इस 100 करोड़ के बॉन्ड को 10,000 इकाइयों में विभाजित करेगी, जिसमें प्रत्येक इकाई की कीमत 1 लाख रुपए होगी। चूँकि सरकार एक बार में अपने सभी नागरिकों तक नहीं पहुंच सकती है,
वह 2 बैंकों HDFC और ICICI को 5,000 इकाइयां बेचेगी, जो इन इकाइयों को 50 करोड़ रुपए में खरीदेंगे और फिर वे इसे अपने ग्राहकों को 1 लाख रुपए प्रति यूनिट में बेच देंगे। इसलिए जब 10,000 लोग इस बॉन्ड की 1 इकाई खरीदते हैं तो उन्होंने अनिवार्य रूप से सरकार को 1 लाख रुपए और HDFC बैंक और ICICI बैंक के माध्यम से सामूहिक रूप से 100 करोड़ रुपए का ऋण दिया है और बदले में सरकार गारंटी देगी कि 1 साल के बाद वह इस पैसे को 3% इंटरेस्ट के साथ वापस कर देगी। इसलिए 1 वर्ष के बाद सरकार अपने निवेशकों को 1 लाख रुपए और 3% ब्याज का भुगतान करेगी, जो कि 3,000 रुपए है। एक आदर्श बॉन्ड बाजार ऐसा ही दिखता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इस पैसे को जितना अधिक समय तक सरकार के पास रखेंगे, आपको उतना अधिक ब्याज मिलेगा। उदाहरण के लिए 2 साल का बॉन्ड आपको 3% ब्याज दे सकता है और 10 साल का बॉन्ड आपको 7% ब्याज दे सकता है। किंतु यहाँ कई बार डिमांड एंड सप्लाई के कारण अल्पकालिक ब्याज दरों और दीर्घकालिक ब्याज दरों में उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लें कि 3 साल का बॉन्ड 100 रुपए प्रति यूनिट पर 3% ब्याज पर बेचा जा रहा है और 10 साल का बॉन्ड जो उसी 100 रुपए प्रति यूनिट पर बेचा जा रहा है, लेकिन चूंकि यह एक दीर्घकालिक या लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, इसमें ब्याज दर है 5%। यदि आप 3 साल के बॉन्ड में 100 रुपए का निवेश करते हैं तो आपको ब्याज के रूप में 3 रुपए और 10 साल के बॉन्ड के लिए मिलेंगे 5 रुपए। जब आप इन्हें बेच इसे एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो यील्ड कर्व कुछ ऐसा दिखता है। अब इसे बहुत ध्यान से सुनिए। अगर HDFC की इन 3 साल की इकाइयों को कोई नहीं खरीद रहा है तो HDFC क्या करेगा? इकाई या यूनिट की कीमत 60 रुपए तक कम कर देंगे। चूँकि रिटर्न वही है, तो यदि विक्रम ने इस यूनिट को खरीदा तो उसे 60 रुपए यूनिट के लिए भी 3 रुपए का रिटर्न मिलेगा। 100 रुपए पर 3 रुपए का ब्याज 3% है, जबकि 60 रुपए पर 3 रुपए का ब्याज 5% है। ठीक उसी तरह अगर 10 साल के बॉन्ड की डिमांड है तो HDFC एक यूनिट की कीमत 120 रुपए तक बढ़ा देगा, किंतु रिटर्न अब भी वही 5 रुपए है। 120 रुपए की राशि पर 5 रुपए का ब्याज की ब्याज दर है 4.16%। तो देखा आपने यहाँ क्या हुआ। बाजार के कारण शॉर्ट टर्म बॉन्ड का ब्याज लॉन्ग टर्म बॉन्ड से अधिक हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप यील्ड कर्व उल्टा या रिवर्स हो जाता है। और जब यह पूरे बाजार में 3 महीने के बॉन्ड यील्ड से 10 साल के बॉन्ड यील्ड के बीच होता है तो कहा जाता है कि यील्ड कर्व उल्टा हो गया है। और पिछले 50 वर्षों में जब भी ऐसा हुआ है, हमने मंदी या रिसेशन देखा है। और आजकल यील्ड कर्व कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 2007 की जनवरी में यह कैसा दिखता था। 3 महीने के बॉन्ड यील्ड 5.11% थी। उसी समय 10 साल के बॉन्ड के लिए यह सिर्फ 4.76% थी और यहाँ पर कर्व उल्टा हो गया और हमने मंदी देखी। ऐसा ही वर्ष 2000 में भी हुआ था जब .com बबल का अंत हुआ था। और अब एक बार फिर से 3 महीने के बॉन्ड की यील्ड 3.19% है और 10 साल के बॉन्ड के लिए यह 3.45% है। इसलिए यह इन्वर्टिंग के बहुत करीब है। यदि 3 महीने की यील्ड 10 वर्ष की यील्ड से अधिक हो गई तो मंदी या रिसेशन निश्चित है। इसके अलावा भी कई कारक हैं जो आने वाली मंदी के संकेत देते हैं, जैसे अमेरिका में महंगाई दर रिकॉर्ड 9.1% पर है, तेल की कीमतों में तेजी आई है, GDP ग्रोथ धीमी हो रही है और तांबे की कीमतें गिर रही हैं। इन तकनीकी कारणों के अलावा हम वास्तव में 2022 के अंत तक या 2023 की शुरुआत में मंदी को देख सकते हैं। यही कारण है कि बाजार में हर तरफ टेंशन है। तो अब प्रश्न यह है कि यह मंदी भारतीय इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करेगी और निवेशकों के रूप में हमें अपने निवेश की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। देवियों और सज्जनों, जब भी मंदी आती है तो महंगाई बढ़ जाती है और हर बार अमेरिकी सरकार ब्याज दर में वृद्धि करती है। Today, the FOMC raised its policy interest rate by 0.75 percentage point, and we anticipate that ongoing increases will be appropriate. So the Federal Reserve announced Wednesday it is raising interest rates by 0.75 percentage point.
That is the sharpest increase since 1994. The Federal Reserve today making an unprecedented move to try and tamp down rising prices by raising interest rates. Federal Reserve announcing its decision on interest rate hike. क्या आप जानते हैं कि हर बार जब मैं यह खबर सुनती हूँ कि फेड अपनी ब्याज दरें बढ़ाएगा तो मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि अमेरिकी बैंक की ब्याज दरों में बढ़ोतरी भारतीय इकोनॉमी के लिए इतनी बड़ी बात क्यों बन जाती है कि सब चिंता करने लगते हैं। आपने भी जरूर कभी न कभी ऐसा ही सोचा होगा। तो सुनिए, पता चला है कि इसका करेंसी कैरी ट्रेड नामक किसी चीज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। करेंसी कैरी ट्रेड हमारी मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करता है, जो हमारे आयात पर प्रभाव डालता है, जिसका अंततः हमारी अर्थव्यवस्था पर एक लहर की भांति प्रभाव पड़ता है। तो आखिर सवाल यह है कि यह करेंसी कैरी ट्रेड होता क्या है और यह इस डोमिनोज इफेक्ट का कारण कैसे बनता है। आइए इसको जानने के लिए भी एक कहानी का उपयोग करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि विक्रम एक अरबपति है जो करेंसी कैरी ट्रेड का उपयोग करके पैसा कमाना चाहता है। वह सबसे पहले यूएस बैंकों में उधार दरों और भारत में बॉन्ड मार्केट की जांच करेगा। यदि यूएस बैंक 2% ब्याज पर उधार दे रहे हैं और भारतीय बॉन्ड 4% ब्याज दे रहे हैं, तो यह करेंसी कैरी ट्रेड के व्यापार के लिए एक उपयुक्त मौका है। इसलिए विक्रम अब अपनी रणनीति लागू करेगा। अपने पहले कदम में विक्रम यूएस बैंक से $1 मिलियन उधार लेगा। फिर वह इस $10 लाख को रुपए में बदल देगा, जो कि 8 करोड़ भारतीय रुपए या 18 मिलियन भारतीय रुपए होगा, और फिर वह इन 8 करोड़ रुपए को भारतीय बॉन्ड में 1 साल के लिए निवेश करेगा। फिर 1 साल के बाद उसे 8 करोड़ रुपए 4% ब्याज के साथ मिलेंगे, जो कि 8.32 करोड़ रुपए बनेंगे। अब वह इस राशि को डॉलर में बदल देगा, जो कि 1.04 मिलियन डॉलर होगा। लेकिन अगर आप देखें तो उसे अमेरिकन बैंक को 2% ब्याज के साथ केवल 1.02 मिलियन डॉलर देना होगा। वह भारतीय बॉन्ड मार्केट से मिले 1.04 मिलियन में से अमेरिकी बैंक को 1.02 मिलियन का भुगतान कर देगा और शेष 0.02 मिलियन डॉलर उसका लाभ होगा। भारतीय मुद्रा में ये 16 लाख रुपए होगा। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ पैसे घुमाकर विक्रम ने 16 लाख रुपए कमा लिए। इसी प्रकार विदेशी निवेशक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपना पैसा घुमाते हैं और करेंसी कैरी ट्रेड के माध्यम से पैसा कमाते हैं। करेंसी कैरी ट्रेड अमेरिकी बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज दर की तुलना में भारतीय बॉन्ड बाजार में दिए जा रहे ब्याज के अंतर के कारण संभव हो पाया। अब देखते हैं कि अगर फेड ब्याज दर में वृद्धि करता है तो क्या होता है। तो अब अगर अमेरिकी बैंक 3% ब्याज लेना शुरू कर दे तो क्या होगा। विक्रम को 1.03 मिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा, जो उसके लाभ को $10,000 तक कम कर देता है, जो कि करीब 8 लाख रुपए बनते हैं। उसके ऊपर अब यदि रुपए का मूल्य 80 से 82 रुपए तक गिर जाता है, तब जब विक्रम अपने 8.32 करोड़ रुपए को डॉलर में परिवर्तित करता है, तो उसके पास केवल 1.01 मिलियन डॉलर होंगे। लेकिन चूंकि फेड की ब्याज दर 3% है, इसलिए उसे बैंक को 1.03 मिलियन का भुगतान करना होगा, जिसका अर्थ है कि यह करेंसी कैरी ट्रेड विक्रम के लिए एक घाटे का बिजनेस बन गया है। कहानी का सार यह है कि जब फेड ब्याज दर में वृद्धि करता है तो करेंसी कैरी ट्रेड जोखिम भरा हो जाता है। इसलिए निवेशक भारतीय बॉन्ड बाजार से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं और या तो यूएस या किसी अन्य देश के बाजार में निवेश करते हैं। और जब ऐसे हजारों निवेशक भारतीय बॉन्ड बाजार छोड़ना शुरू करते हैं तो भारतीय मुद्रा की मांग कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप यह एक प्रमुख कारक बन जाता है, जिसके कारण रुपए का मूल्य नीचे चला जाता है। और अगर रुपए की कीमत गिरती है तो क्या होता है, आयात महंगा हो जाता है। आयात उद्योग में लाभ का मार्जिन कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप उत्पादों की लागत बढ़ जाती है, जिससे अंततः लहर की भांति अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार करेंसी कैरी ट्रेड हमारे करेंसी के मूल्य को और हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करता है। यही कारण है कि समाचारों की सुर्खियां अक्सर कहती रहती है कि आरबीआई को भी ब्याज दरों को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम अपनी मुद्रा के मूल्य को नियंत्रित कर सकें।
यह पहला प्रमुख तरीका है जिसके द्वारा अमेरिकी रिसेशन भारतीय इकोनॉमी को प्रभावित करेगी। दूसरा, हमारे पास अति महत्वपूर्ण आईटी इंडस्ट्री है। क्या आप जानते हैं कि आईटी उद्योग भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है, जो भारत की टोटल जीडीपी में लगभग 8% का योगदान देता है और इसमें लगभग 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग कार्यरत हैं। ऊपर से भारतीय आईटी इंडस्ट्री यूएस और यूरोप पर इतना निर्भर है कि वित्त वर्ष 2022 में भारतीय आईटी कंपनियों के टोटल रेवेन्यू में लगभग 86% का योगदान यूएस और यूरोप ने दिया। इसलिए अब जबकि यूरोप पहले से ही वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, यदि अमेरिका भी मंदी का सामना करता है तो भारतीय आईटी उद्योग में भी इसका प्रभाव महसूस किया जाएगा। यहाँ पर ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि अब आईटी कंपनियों के कर्मचारियों की छंटनी होगी और भारतीय आईटी उद्योग को घाटा उठाना पड़ेगा, है ना? तो सुनिए, यदि आपसे कोई ऐसा कहता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वह व्यक्ति सॉफ्टवेयर की पावर को बिल्कुल भी नहीं जानते। आसान शब्दों में कहें तो बिजनेस में सॉफ्टवेयर का महत्व जीवन के लिए पानी जैसा है। आप भले ही गरीब हो, आप दुनिया का सारा पैसा सिर्फ पानी खरीदने के लिए बचाएंगे और सबसे खराब स्थिति में भी आप पानी की खपत कम कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी पानी को अपने जीवन से हटा नहीं सकते। इसी तरह बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर इतना महत्वपूर्ण है कि आप सॉफ्टवेयर का उपयोग करना बंद नहीं कर सकते हैं। आप इतना कर सकते हैं कि बिजनेस के विस्तार को रोक दे या नए सॉफ्टवेयर न खरीदे, बस। इसलिए हमारे संदर्भ में आईटी कंपनियां तेजी से विस्तार करना बंद कर सकती। मंदी में विकास की गति धीमी हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि व्यापार के लिए सॉफ्टवेयर जीवन के लिए पानी की तरह है। यदि आप इन्फोसिस को देखें, हालांकि कोविड के दौरान उनके रेवेन्यू में वृद्धि हुई, तो वास्तव में उनका ऑपरेटिंग मार्जिन 2015 में 25% से गिरकर 2021 में 21% हो गया है और एक उछाल के बाद यह हाई एट्रिशन रेट के कारण फिर से गिर रहा है। जब मंदी आती है तो आईटी कर्मचारियों का वेतन उतना नहीं बढ़ेगा जितना सामान्य स्थिति में बढ़ता है और अंत में हमारे पास यूरोप और अमेरिका में बड़े ग्राहक हैं, तो हम अपनी व्यापारिक बिक्री पर भारी प्रभाव देखेंगे। इस मंदी का प्रभाव हम अपने घटते निर्यात के रूप में देख सकते हैं। हमारे एक्सपोर्ट व्यापारियों के अधिकतर ग्राहक यूरोप और अमेरिका में ही हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जहां हमारे कुल एक्सपोर्ट का 16 से 18% निर्यात किया जाता है। इसलिए अमेरिका में मंदी से सीधे तौर पर भारत से एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। खबरों की माने तो चमड़ा उद्योग के ऑर्डर वॉल्यूम में गिरावट देखी गई है और 2023 की सर्दियों के ऑर्डर्स में तो 20 से 25% की कमी आई है। इसके अलावा गारमेंट उद्योग भी कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहा है। और अंत में अमेरिकी मंदी के कारण एक और बड़ी समस्या जिसका सामना भारतीय बाजारों को करना पड़ सकता है, वह है स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग की कमी और इसके कारण स्टार्टअप्स के कर्मचारियों की छंटनी। और आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि कैसे अब इन्वेस्टर्स इन स्टार्टअप्स पर प्रॉफिटेबल होने का दबाव बना रहे हैं। और यदि किसी स्टार्टअप के प्रॉफिटेबल होने में देर लगने वाली है तो वहाँ या तो कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है या वो कंपनियां दिवालिया हो रही है। क्योंकि हमने इसे अपने पिछले एपिसोड में पहले ही कवर कर लिया है, इसलिए भारतीय स्टार्टअप्स में फंडिंग की कमी को समझने के लिए आप हमारा वह वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे ऐसा नहीं है कि जब मंदी आती है तो सब कुछ खराब ही होता है, कुछ ठीक भी हो सकता है। मंदी के दौरान तेल की कीमतें कम हो जाती है, इसलिए यदि इस मंदी के दौरान भी तेल की कीमत गिरी और सरकार कृपा करे तो हम देखेंगे कि ईंधन की लागत कम होने के कारण परिवहन की लागत कम और इस कारण सामान की कीमतों में कमी हो सकती है। इसी तरह कमोडिटी की कीमतों में गिरावट आ सकती है। यदि रुपए का मूल्य नियंत्रण में रहे और युद्ध के कारण कीमतें न बढ़ी तो एक बार फिर भारत को कम कीमत पर आयात का लाभ मिल सकता है।
तो इस प्रकार भारतीय इकोनॉमी पर अमेरिका में आई मंदी अपना प्रभाव डाल सकती है। इतना कुछ कवर करने के बावजूद मैंने सतह को मुश्किल से बस खरोचा ही है। अब क्योंकि इस एपिसोड के लिए यह पहले से ही इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका है, तो हम आपको इसे और अमेरिकी मंदी के अन्य प्रभावों को समझने में मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टडी मटेरियल के लिंक्स दे रहे हैं। आप यील्ड कर्व, करेंसी कैरी ट्रेड और अन्य सभी कॉन्सेप्ट्स डिटेल में पढ़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आज आपने यदि कुछ अच्छा सीखा या जाना तो लाइक बटन दबाकर हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। फाइनेंशियल, सोशल, पॉलिटिकल और करंट अफेयर्स पर जानकारी से भरपूर केस स्टडीज देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे आप यहां क्लिक कर भारतीय स्टार्टअप्स में फंडिंग की कमी को समझने के लिए वीडियो देख सकते हैं।